चाहते हैं या मेरी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको हमारी सारी डेमो क्लासेस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो आज हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे। तो चलिए आज हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाई हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से हम लोग क्या कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि हमें हिंदी साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन कराएं। तो आज मैं आपके लिए बहुत सारे हिंदी एमसीक्यू लेकर आई हूँ। कौन से? आपकी हिंदी साहित्य के, जो आपकी सेकेंड हिंदी आएगी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको ये देखना है। यहाँ पे लिखा है कि जो लोकायत है वो किसकी रचना है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोकायत सबसे फेमस क्या है, रचना है, बहुत ज़्यादा फेमस है और इससे क्वेश्चन आपका 100% बन सकता है। तो इसलिए आपको ये नोटिस करना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। क्या है इसका ऑप्शन? पहला है जयशंकर प्रसाद, फिर है सुमित्रानंद पंत, विधानवास मिश्र या फिर मुक्तिबोध। ठीक है, तो ये मुक्तिबोध, ये सारे हमारे क्या है, हिंदी साहित्य की, जो मैंने आपको बताए थे, जो भक्ति काल, रीति काल, इनसे रिलेटेड थे। तो ये सारे उनमें कवि हुए हैं और इन्होंने अपने अपने क्या लिखे हैं, दोहे, छंद, कवि, कविताएं, लेखन, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? जो लोकायत है वो किसने लिखा है? लोकायत जो रचना है वो हमें लिखे हैं सुमित्रानंद पंत ने। किसने लिखी है? सुमित्रानंद नंदन पंत जी ने। ठीक है, तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो आप लोग को पता होना चाहिए जो लोकायत है वो किसकी रचना है, वो है सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये देखिए। यह बोल रहा है कि काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे, जब हम कोई काव्य रचना कर रहे हैं, किसी, चलो मान लो कि मैं कोई छंद लिख रही हूँ या मैं कोई दोहे लिख रही हूँ, तो उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक हो सकती है ना? कोई ना कोई चीज़ें तो उसके लिए आवश्यक होंगी। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है, प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास या सभी। तो 4 ऑप्शन है आपके, क्या है? प्रतिभा, अध्ययन, प्रयास, अभ्यास, और उसके बाद क्या आपका सभी। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो आप सभी को पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई काव्य की रचना करते हैं, कोई काव्य की, कोई अलंकार है, हम लोग जब अलंकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हम कोई अलंकार लिख रहे हैं खुद से, तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? उसको लिखने की प्रतिभा होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हमें उसका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? अभ्यास होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हमारी जो प्रतिभा है और जो हमारी प्रतिभा है वो कैसे निकलेगी? अध्ययन करके, और उस अध्ययन का बार बार अभ्यास करके हम उसमें क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि काव्य रचना के लिए ये तीनों ही क्या है? महत्वपूर्ण हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। डी ऑप्शन सभी, उपयुक्त तो सभी हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखिए। ये बोल रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जो करुण रस है उसका स्थायी भाव पूछ रहा है। स्थायी मतलब जो चीज़ को परमानेंट रहती है, स्थायी, है ना? तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहला लिखा है निर्वेद, भय, फिर लिखा है जुगुप्सा या शोक। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑफलाइन में अच्छे से पढ़े हुए हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो हमेशा आप लोग को पता रहता है शोक। करुण आप ऐसे भी याद कर सकते हो, करुण का मतलब क्या हो जाएगा? शोक। शोक मतलब क्या होती है? शांति। करुण का मतलब क्या होता है? शांति, है ना? तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। तो हमारा जो करुण रस का स्थायी भाव होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? शोक। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्लियर हो गया? अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों को, फोर्थ क्वेश्चन देखना, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? स्टार बना दो उसमें। ठीक है, स्टार बना दो आप लोग यहाँ पे ऐसे करके। अब यहाँ पे लिखो, क्या लिखा है? छंद में वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम वर्ण पढ़ते हैं, क ख ग घ ग, हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आवृत्ति। मतलब किसी एक चीज़ को बार बार दोहराना। तो यह भी वही बोल रहा है कि जो छंद होते हैं ना, उनमें जो छंदों में जो वर्ण लिखे होते हैं उनकी जो बार बार हम लोग आवृत्ति करते हैं वो क्या कहलाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, गति, यति, तुक या लय। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई सॉन्ग सुनते हैं उसमें आपने धुन सुनी है, उसमें क्या होती है? लय होती है लय। उसके बाद आपने देखा होगा गति मतलब क्या है कि जब हम लोग एक स्पीड में बोल रहे हैं, एक स्पीड में मतलब एक लय में बोल रहे हैं, लय नहीं, एक स्पीड में बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे यति, यहाँ देखो आप लोग को पता है कि जब हम लोग छंद लिखते हैं तो हमेशा उसमें क्या बैठती है? तुकबंदी बैठती है। जब मैंने आपको अलंकार समझाए थे तो अलंकार में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में क्या होता है? हमेशा उसमें क्या होता है? हमेशा तुकबंदी बैठती है ना? जैसे यहाँ पे योगा, यहाँ क्या हो जाएगा? रोगा। तो
इस तरीके से क्या होता है, तुकबंदी बैठती है, दोनों सेम सेम से होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। जो छंदों में वर्णों की आवृत्ति हमेशा कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, तुकबंदी वाली होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले भी बहुत आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखा होगा चौथा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे कहाँ पर, अपने 5वें क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सुब्रन को खोजत फिरत कवि अविचारी चोर। तो ये पंक्ति है, क्या है ये, हमारा एक पंक्ति है किसका, आपका हिंदी साहित्य का। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को क्या दिखा है, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, है ना। तो यहाँ पर पंक्ति में ये अलंकार पूछ रहा है, तो अलंकार इसमें कौन कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और आपका वक्रोक्ति अलंकार। तो मैं अलंकार आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि सुब्रन को खोजत फिरत व्यभिचारी चोर। तो आप लोगों ने देखा कि कोई भी वर्ण की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, इसमें कोई वर्ण रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई शब्द रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अनुप्रास अलंकार यह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब क्या है कि सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। वक्रोक्ति का मतलब होता है कि कोई, वक्रोक्ति का मतलब क्या है कि गोल गोल घुमाना, है ना। क्या होता है यहाँ पे, कोई भी ऐसा छंद या कोई काव्य ऐसा होगा जो आपको गोल गोल घुमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा है, गोल गोल नहीं घुमा रहा है। तो यहाँ पर बाद में क्या बच रहा है हमारा, श्लेष अलंकार बच रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो श्लेष अलंकार होगा। क्यों होगा, श्लेष का मतलब क्या हुआ, चिपका हुआ, मतलब कि ऐसा अलंकार होगा जिसमें एक अर्थ के अनेक अर्थ क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है बात। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भाषा शब्द का संस्कृत के किस धातु से बना है। मतलब जो भाषा है, आपको पता है कि जो हमारी भाषा है वो किससे बनी है, संस्कृत भाषा से बनी है। पर संस्कृत भाषा की कौन सी भाषा से बनी है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है, भाष्य, भास, ये वाला भास, ये वाला भास। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भास धातु। कौन सी भास धातु, ये वाली। ठीक है, ऐसे करके ये वाला, ये भास धातु से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, भास धातु से हमारी भाषा बनी हुई है। जो ये भाषा शब्द है, ये जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भास धातु से बनी है। किससे बनी है, भास धातु से। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी रचना के लिए किसको कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। जो सुमित्रानंद पंत जी थे, इनको कौन सी ऐसी उन्होंने रचना की थी जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उसके ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहला लिखा है चिदम्बरा, दूसरा है लोकायन, तीसरा है वीणा और चौथा है आपका यहाँ पे पल्लव। तो ऐसी इन चारों में से कौन सी वो थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए। जो सुमित्रानंद पंत हैं उनको चिदम्बरा के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा चिदम्बरा। और ये कब मिला था, ये मिला था 1968 में। कब मिला था, 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रहेगा आपको, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या कह रहा है, अच्छे से देखना। निम्नलिखित में से किसी छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि छायावाद किसने लिखा है। छायावाद किसने लिखा, उसके ऑप्शन में चलते हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत, और तीसरा लास्ट है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो छायावाद के प्रवर्तक हैं वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं, इनके द्वारा ही हमारे हिंदी साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, तो हम लोग को इनको भूलना नहीं है। तो इसीलिए निम्नलिखित में से आपको क्या होगा, छायावाद का प्रवर्तक कौन माना जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी को। क्लियर है, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखो, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनकी कौन सी रचनाएं हैं, इन्होंने कौन सी रचना लिखी। जैसे हम लोगों ने अभी सुमित्रानंद पंत जी के बारे में लिखा, तो उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, तो आपने देखा होगा यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है लोकायन, तो उन्होंने ये दी थी। अब इसी तरीके से माखनलाल जी की भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है कामायनी, दीपशिखा, हिम तरंगिनी और समरगाथा। ठीक है, क्या लिखा है, कामायनी, दीपशिखा, हिम तरंगिनी और समरगाथा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, जो माखनलाल चतुर्वेदी थे उन्होंने हिम तरंगी क्या है रचना लिखी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि जो माखनलाल है उन्होंने हिम तरंगिनी क्या लिखी है, रचना लिखी है। ये क्या है, काव्य संग्रह है। और इन्होंने कब लिखा था, इसका मैं ईयर भी बता देती हूँ। इसका ईयर है 1955।
ठीक है। 1955 में इन्होंने ये लिखी थी, क्या लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने, हिम तरंगी ने लिखी थी। और ऑप्शन बताने तो ये भी बता देते हैं, जो कामायनी है ये किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद दूसरी है दीपशिखा। दीपशिखा आप लोगों को पता होगा, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखी है, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये महादेवी वर्मा जी की है और ये क्या है? काव्य संग्रह है ये, ठीक है। उसके बाद हिमतरंगी मैंने बता दिया, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। और आपका बचा है समर गाथा, तो ये किसने लिखी है? राजेश वर्मा जी ने, जोशी ने, सॉरी, राजेश जोशी, ठीक है। तो राजेश जोशी ने क्या लिखी है? समर गाथा लिखी हुई है। ये किस किस की रचना है मैंने ये भी बता दिया, देखो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसके साथ साथ और भी पता चलेंगे। तो 4 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कामायनी पूछ लेगा, दीपशिखा पूछ लेगा, हिमतरंगी पूछ लेगा, समर गाथा पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसने कौन सी आपने क्या लिखी है, रचनाएं लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड से दिया है। क्या है? साहित्यकार उत्तराखंड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार उत्तराखंड से संबंधित है ना। तो यहाँ उत्तराखंड से संबंधित कौन से ऐसे साहित्यकार हैं उनके बारे में लिखा गया है। कौन है उनका नाम पढ़ लेते हैं। क्या है? राजेश जोशी, शेखर जोशी, राहुल साकंदियान और मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन है, राजेश जोशी हैं या राहुल साकंदियान या शेखर जोशी है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जो शेखर जोशी हैं वो क्या है? उत्तराखंड के साहित्यकार से, मतलब साहित्य से उत्तराखंड के संबंधित है। तो इतना क्लियर हो गया। आप लोगों ने क्या क्या देखा? अभी हम लोगों ने क्या हिंदी एमसीक्यू के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट देखे, रचनाओं से संबंधित देखे। तो हिंदी को आप लोग ईजी मत समझिए, इतना ईजी नहीं है हिंदी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।